नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। राज्यसभा में प्रधानमंत्री का विपक्ष पर जोरदार प्रहार, राष्ट्रपति और संविधान के अपमान का लगाया आरोप। कहा, मोहब्बत की दुकान के दावेदार लगा रहे हैं कब्र खुदेगी के नारे। संसद के दोनों सदनों से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे को देश भर के छात्र छात्राओं के साथ परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत करेंगे संवाद। प्रधानमंत्री ने कहा, परीक्षाओं से जुड़े बहुत से दिलचस्प टॉपिक पर होगी बात। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, अंतिम चरण में है भारत अमेरिका ऐतिहासिक व्यापार समझौता। भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों में एक नए दौर की होगी शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी के निर्माण का महत्वपूर्ण समझौता। केंद्र सरकार, नागालैंड सरकार और ENPO के बीच हुआ त्रिपक्षीय समझौता। अमित शाह ने कहा कि समझौता करेगा क्षेत्र में शांति सुनिश्चित। मेघालय में अवैध कोयला खदान में धमाका, कम से कम 18 मजदूरों की मौत। राज्य ने जांच के लिए दिए आदेश। पीएम मोदी ने व्यक्त की गहरी संवेदना। पीएम राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजन और घायलों को सहायता देने की घोषणा। भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम के पास छठी बार ये खिताब जीतने का मौका। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। पीएम ने विपक्ष पर संविधान का अपमान करने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि आज विश्व के बड़े बड़े देश भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ने को आतुर हैं। पीएम ने कहा कि लगातार हो रहे व्यापार समझौतों से देश के युवाओं के लिए ढेरों नए अवसर पैदा होंगे। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए विपक्ष पर पीएम के कटाक्ष जोरदार रहे। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा पूरी न होने देने को लेकर पीएम ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। कहा कि विपक्ष ने कागज फेंककर उस समय चेयर पर बैठे गरीबों और दलित समाज के बेटों का अपमान किया। पीएम ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में बाधा डालने वालों को संविधान का नाम लेने का अधिकार नहीं है। गरीबी से निकली हुई एक महिला, आदिवासी परिवार से आई हुई एक महिला, जब आपने लोकसभा में जो व्यवहार किया है, आपने आदिवासी समाज का अपमान किया है, आपने महिला का अपमान किया है। भारत के सर्वोच्च पद पर विराजमान, संविधान ने जिनको सर्वोच्च पद दिया है, आपने उनका अपमान किया है। आपने संविधान का अपमान किया है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा गद्दार कहे जाने पर पीएम ने जोरदार कटाक्ष किया। कहा कि ये कांग्रेस के दिल में सिखों के लिए नफरत को दिखाता है। और जिसका परिवार देश के लिए शहादत देने वाला परिवार के वो सदस्य हैं, उन्हें अपने राजनीतिक विचारों में परिवर्तन किया, इसलिए गद्दार हो गए। और एक गद्दार शब्द छोटा नहीं है। मेरे देशवासी को कोई गद्दार कहे, ये कैसे देश सहन करेगा? और वो भी एक सीख है, इसलिए गद्दार कहना बहुत दुर्भाग्य की बात है। पीएम ने कहा कि एक तरफ विपक्ष का ऐसा रवैया है, दूसरी तरफ सदानंदन मास्टर की मिसाल है। राजनीतिक विद्वेष के कारण उनके भरी जवानी में दोनों पैर काट दिए गए। इसके बावजूद संस्कार इतने ऊंचे हैं कि वाणी में भी अपशब्द नहीं निकलता है। ये इंडिया अलायंस पूरा जिम्मेवार है इसके लिए। वैचारिक असहमति के कारण एक नौजवान के, और वो भी एक टीचर,
शिक्षक के प्रति गर्व से, आदर से देखा जाता है, उसके पैर काट दे, लेकिन उनको कोई खेद नहीं है। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए पीएम ने कहा कि मोहब्बत की दुकान के दावे करने वाले मोदी की कब्र खुदेगी के नारे लगाते हैं। पीएम ने कहा कि हमने 370 की दीवार गिरा दी, नॉर्थ ईस्ट में शांति स्थापित की, पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुसकर मारा, ऑपरेशन सिंदूर किया, माओवादी आतंक से देश को मुक्ति दिलाने के लिए साहसपूर्ण कदम उठाए, नेहरू जी के अन्याय सिंधु जल समझौते को स्थगित किया, इसलिए कांग्रेस मोदी की कब्र खोदना चाहती है। और इनका तो हाल ये है आदरणीय सभापति जी, अपने घर के स्टार्टअप को भी वो लिफ्ट नहीं कर पा रहे। और हमारी सरकार में आज 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप है। और जब सफलता एक के बाद एक जन सामान्य के दिलों को जीतती है ना, तब जाकर के उनके पास एक ही रास्ता बचा है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। कांग्रेस नेतृत्व पर कटाक्ष करते हुए पीएम ने कहा कि चोरी करना जिनका पुश्तैनी धंधा है, उन्होंने गुजराती यानी महात्मा गांधी का सरनेम तक चुरा लिया। वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते दबदबे का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि एक के बाद एक व्यापार समझौतों से युवा शक्ति के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। बड़े बड़े देश भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाने के लिए बहुत ही आतुर है। यूरोपीय संघ का ट्रेड डील हो, अमेरिका के साथ अभी हुआ जो ट्रेड डील हो, और पूरा विश्व खुल करके इस ट्रेड डील का तारीफ कर रहा है। और उसमें जब यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील हुआ तो विश्व को एक भरोसा हुआ कि अब वैश्विक स्तर पर स्थिरता की संभावना बढ़ेगी। अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने के बाद विश्व को और भरोसा हो गया कि जो स्थिरता की एहसास हो रहा था, अब गति का भी एहसास होने लगा है। अब विश्व के लिए शुभ संकेत। कांग्रेस और भाजपा एनडीए की सोच का फर्क रेखांकित करते हुए पीएम ने कहा कि नेहरू और इंदिरा को देश के नागरिक समस्या लगते थे, जबकि भाजपा एनडीए का मानना है कि चुनौतियां कितनी ही क्यों न हो, 140 करोड़ समाधान हमारे पास हैं। प्रधानमंत्री ने सिलसिलेवार तरीके से अपने सरकार के द्वारा किए गए काम को बताकर जहां एक तरफ कांग्रेस पर करारा हमला बोला, वहीं ये बताने से भी नहीं चुके कि कांग्रेस ने किन किन गलतियों के सहारे देश को पीछे धकेलने का काम किया है। अपने कैमरामैन संजीव कुमार और निशांत राय के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पर तीखा कटाक्ष करते हुए नेहरू गांधी दौर की सोच पर सवाल खड़े किए। पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी की किताब सेलेक्टेड स्पीचेस एंड राइटिंग ऑफ इंदिरा गांधी का हवाला देते हुए कहा कि उस दौर में देश की जनता को ताकत नहीं बल्कि समस्या की तरह देखा गया। प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी के हिमाचल प्रदेश से जुड़े एक उदाहरण का जिक्र करते हुए कहा कि कैसे केंद्रीय योजनाएं ज़मीनी ज़रूरतों से कटकर थोप दी जाती थीं। पहाड़ी इलाकों में जहां सड़कें नहीं थी, वहां भी नीति के नाम पर जीप या कुछ नहीं का रवैया अपनाया गया। पीएम मोदी ने कहा कि यही सोच कांग्रेस शासन की पहचान रही। जनता की ज़रूरतें नहीं, सिस्टम की जिद सबसे ऊपर। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों तक एक ही परिवार और एक ही पार्टी ने देश को ये सोच सिखाई कि बड़ी आबादी खुद एक बोझ है। उन्होंने व्यंग में कहा कि पहले सरकारें जनता से डरती थीं, इसलिए उससे कंट्रोल करने की सोच थी, जबकि आज की सरकार जनता पर भरोसा करती है और उससे सशक्त बनाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि उनकी सरकार की नीति है जनता समस्या नहीं समाधान है। योजनाएं अब दिल्ली में नहीं, ज़मीन पर लोगों की ज़रूरतों को देखकर बनती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि नया भारत वही है जहां सरकार जनता से दूरी नहीं, साझेदारी बनाकर चलती है।
बोर्ड परीक्षा से पहले देश भर के छात्रों को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार रहता है। दरअसल इस कार्यक्रम के माध्यम से पीएम मोदी खुद छात्रों के बीच जाकर कई महत्वपूर्ण अनुभव और जानकारियां साझा करते हैं। पीएम मोदी शुक्रवार को परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण के माध्यम से देश के करोड़ों छात्रों से संवाद करेंगे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए इस बारे में जानकारी दी है। पीएम ने लिखा है, कल सुबह 10 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम देखना नहीं भूलिएगा। इस बार परीक्षा पे चर्चा के दौरान परीक्षाओं से जुड़ी बहुत ही दिलचस्प बातों पर चर्चा होगी, जैसे कि टेंशन फ्री कैसे रहें और सिर्फ नंबरों के पीछे भागने के बजाय कुछ नया सीखने पर कैसे फोकस करें। मुझे इस प्रोग्राम का हमेशा इंतज़ार रहता है क्योंकि यहाँ मुझे देश भर के होनहार युवाओं से मिलने और उनकी बातें सुनने का मौका मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के लेख को साझा करते हुए कहा कि इस लेख में उन्होंने बताया है कि परीक्षा पे चर्चा किस तरह एक जन आंदोलन बन चुका है। ये भारत की शिक्षा यात्रा में एक निर्णायक बदलाव को दर्शाता है और विकसित भारत की दिशा में मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अपने लेख में मंत्री ने दोहराया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि NEP 2020 अपने बाल केंद्रित दृष्टिकोण, भारतीय ज्ञान प्रणालियों पर फोकस और मातृभाषा पर जोर के माध्यम से छात्रों को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। अपने लेख में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि हर बच्चा अद्वितीय है और अपनी खुद की गति से सीखता है। ये विचार शिक्षा के मूल में है। हर बच्चे की अपनी सीखने की शैली, क्षमता और तालमेल होता है। कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं जबकि कुछ को थोड़ा अधिक समय लगता है और ये बिल्कुल सामान्य है और इस विचारधारा का समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से भी किया जाता है। छात्रों के साथ प्रधानमंत्री का लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण का शुक्रवार को प्रसारण होगा। इससे पहले सिक्किम की एक छात्रा ने अनेकता में एकता को दर्शाती कविता हमारा भारत भूमि को हिंदी, बंगाली और नेपाली में खूबसूरती से प्रस्तुत किया। हमारा भारत भूमि है ऋषियों का ये देश है, हमारा भारत भूमि है ऋषियों का ये देश है। अनेकता में एकता शांति का परिवेश है, अनेकता में एकता शांति का परिवेश है। देवी देवता को प्रिय वासियों, मानवता मौला एक उठानी हो। देवी देवता को प्रिय वासियों, मानवता मौला एक उठानी हो। हिंसा है ना प्रेम गरो, हिंसा है ना प्रेम गरो। शांति में बचो, एकता में बचो, स्वर्ग ने बनाऊंगा यहाँ, खुशी ने खुश ठहरा यहाँ। यो हमरो भारत भूमि हो ऋषि मुनि को देश, यो हमरो भारत भूमि हो ऋषि मुनि को देश। विचित्रता में एकता भारत को गौरव पाता हो। ये हिंदू के सिख के ईसाई, भारतीय हमरा शोभाई। ये हिंदू के सिख के ईसाई, भारतीय हमरा शोभाई। जन्मभूमि है कर्मभूमि है, जन्मभूमि है कर्मभूमि है। ईश ईश शब्द मेरा एक साथ बोली, भारत के शब्द मिले और सुंदर गोरी तुझे। हमारा भारत भूमि है ऋषियों का ये देश, हमारा भारत भूमि है ऋषियों का ये देश। अनेकता में एकता शांति का परिवेश, अनेकता में एकता शांति का परिवेश है। शाबाश, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देश की एकता की बात बताइए। Yes, sir.
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत अमेरिका ऐतिहासिक व्यापार समझौता अब अंतिम चरण में है और इसकी विस्तृत औपचारिकताएं बहुत जल्द पूरी कर ली जाएंगी। ये समझौता दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत करेगा, जिसमें संबंधों के लिए व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। साथ ही उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने 3 दिनों की अमेरिका यात्रा के अंत में कहा कि उनका अमेरिका दौरा उत्पादक और सकारात्मक रहा। इस बारे में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले दिनों में रणनीतिक मुद्दों, रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्रों में भी सहभागिता बढ़ने की उम्मीद है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि महत्वपूर्ण खनिजों, क्रिटिकल मिनरल्स पर भी भारत अमेरिका सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस बारे में उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में आयोजित क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल बैठक में शिरकत की, जहां आपूर्ति श्रृंखलाओं में चीन के एकाधिकार की चुनौतियों से बचने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए सप्लाई चेन को डिरिस्क यानी खतरे से मुक्त रखने की आवश्यकता है। उन्होंने सम्मेलन में जानकारी दी थी कि नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, रेयर अर्थ कॉरिडोर्स और जिम्मेदार वाणिज्य जैसी पहलों के माध्यम से भारत अपनी तरफ से तैयारियां कर रहा है। उन्होंने क्रिटिकल मिनरल्स पर अमेरिका की फोर्ज पहल के लिए भारत के समर्थन की जानकारी दी। कुल मिलाकर भारत अमेरिका संबंधों में मजबूत गति और सकारात्मक रुझान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 3 से 4 फरवरी 2026 को नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में 24वीं भारत अमेरिका संयुक्त तकनीकी समूह JTG पूर्ण बैठक की मेजबानी की। बैठक की सह अध्यक्षता DRDO की महानिदेशक उत्पादन समन्वय एवं सेवा संपर्क डॉक्टर चंद्रिका कौशिक और अमेरिकी रक्षा विभाग में क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के सहायक सचिव माइकल फ्रांसिस डॉट ने की। ये बैठक अक्टूबर 2025 में भारत अमेरिका प्रमुख रक्षा साझेदारी ढांचे के तहत तय दृष्टिकोण और नीति मार्गदर्शन के अनुरूप आयोजित की गई। दोनों पक्षों ने रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में चल रहे सहयोग की समीक्षा की, चुनौतियों पर चर्चा की और उभरती व महत्वपूर्ण रक्षा तकनीकों में सहयोग को और मजबूत करने के प्रस्तावों पर विचार किया। बैठक में विश्वविद्यालय संबद्ध अनुसंधान केंद्रों, रक्षा प्रयोगशालाओं और उद्योगों की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। साथ ही इनोवेशन ब्रिज फ्रेमवर्क के तहत DRDO और डिफेंस इनोवेशन यूनिट के बीच संभावित सहयोग पर चर्चा हुई। बैठक का समापन एक परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर के साथ हुआ। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भारत की अपनी ऐप आधारित टैक्सी सर्विसेज भारत टैक्सी की शुरुआत की। इस सहकारी टैक्सी सेवा की शुरुआत से न सिर्फ यात्रियों को सस्ती टैक्सी मिलेगी, बल्कि टैक्सी चालकों को मालिकाना हक भी मिलेगा। अमित शाह ने कहा कि भारत टैक्सी के जरिए ड्राइवरों को मुनाफे में मालिकाना हक दिया जाएगा। साथ ही उनकी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पेंशन और बीमा के फायदे भी दिए जाएंगे। राजधानी दिल्ली में टैक्सी सेवाओं के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत टैक्सी का औपचारिक शुभारंभ किया। भारत टैक्सी देश की पहली सहकारी टैक्सी सेवा है, जिसका मकसद निजी कंपनियों के मॉडल से अलग ड्राइवर केंद्रित व्यवस्था को आगे बढ़ाना है। सरकार टैक्सी के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रही है, सहकार टैक्सी के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है और शायद पूरे विश्व में एक ऐसी अनूठी टैक्सी कंपनी, एक कोऑपरेटिव अस्तित्व में आ रही है जिसका मालिक टैक्सी चलाने वाला सारथी है, कोई कंपनी नहीं। अगर मुझे पूरा विश्वास है कि 3 साल के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से कामाख्या तक पूरे देश भर में ये सहकार टैक्सी हमारे टैक्सी सारथियों के कल्याण का एक बहुत बड़ा माध्यम बनने जा रही है। इस सेवा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ कोई सर्ज प्राइसिंग नहीं होगी और ड्राइवरों से कोई भारी कमीशन भी नहीं लिया जाएगा। सहकारी मॉडल की यह पहली कैब सेवा है। सरकार समर्थित सहकारी टैक्सी सेवा है। इसमें ड्राइवर ही मालिक मॉडल को अपनाया गया है। इसकी शुरुआत दिल्ली और अहमदाबाद से हुई है। सबसे बड़ी खासियत की बात करें तो इसमें 0 कमीशन,
सर्ज प्राइसिंग नहीं और पारदर्शी किराया है। यात्रियों के फायदे की बात करें तो कम से कम 25 से 30% तक यह बाकी टैक्सियों से सस्ती होगी। फिक्स किराया होगा, सुरक्षित और भरोसेमंद सेवा है, सरकारी निगरानी इस पर रहेगी। ड्राइवरों के फायदे की बात करें तो इसका पूरा फायदा ड्राइवर को मिलेगा, कोई भारी कमीशन नहीं होगा, मालिकाना हक और सहकारी सदस्यता भी मिलेगी। भारत टैक्सी में बीमा और सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो इसमें सेफ्टी फीचर्स के लिए SOS बटन दिया गया है, पुलिस इंटीग्रेशन है, ड्राइवर वेरिफिकेशन होगा और 24/7 हेल्पलाइन की भी व्यवस्था है। भारत टैक्सी की ओला उबर से अलग बात करें तो इसमें 0 कमीशन होगा। ओला उबर में 20 से 30% कमीशन होता है, लेकिन भारत टैक्सी में सर्ज नहीं है। ओला उबर सर्ज प्राइसिंग पर काम करती है। इस मॉडल में टैक्सी चालकों को अधिक आमदनी के साथ साथ सुरक्षा, बीमा और सामाजिक सुरक्षा का लाभ भी मिलेगा। बाकी कंपनियां जो अपनी मनमानी कर रही थी और जो हिडन चार्जेस, जो ज़्यादा कमीशन और अलग कोई भी चार्जेस थे वो ले रही थी, तो अभी जो भारत टैक्सी आई है तो वो भारत टैक्सी अपने जो हिडन चार्ज है वो पूरे ख़त्म हो गए। और सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि ड्राइवर खुद अपनी कंपनी का मालिक होगा। 14 साल से टैक्सी चलाती हूँ, एयरपोर्ट में चला रही थी, लेकिन वहाँ पर कुछ सुविधा नहीं है। ऐसा कि लेडीज़ लोगों को एक टैक्सी चलाने का टाइम ऐसा कुछ इतना इंसल्ट सब करते थे ना, तो आज भी वही सिचुएशन चल रहा है। लेकिन आज का बाद हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये भारत टैक्सी जो जैसा आएंगे वो हिसाब से समझो हम लोगों को भी एक अच्छा दिन आने का सोच के ही हम लोग यहाँ पर भी आए ले। दिल्ली और अहमदाबाद के बाद इस भारत टैक्सी को चरणबद्ध तरीके से देश के अन्य शहरों में भी शुरू किया जाएगा। भारत टैक्सी के जरिए सरकार ने सहकारिता के जरिए रोजगार और परिवहन दोनों को नया विकल्प देने की कोशिश की है। अनुज यादव, DD न्यूज, दिल्ली। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भारत सरकार, नागालैंड सरकार और ENPO के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी के निर्माण के लिए किया गया। ये समझौता मुख्य रूप से नागालैंड के पूर्वी जिलों के लिए अधिक स्वायत्तता और विकास सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट के लिए बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि 2019 से लेकर अब तक 12 महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार में जो समझौते हुए हैं उन्हें पूरी तरह से लागू किया गया है। हमने 2019 से ही अब तक 12 महत्वपूर्ण समझौते नॉर्थ ईस्ट में करे हैं। NLFD का समझौता हो, ब्रू समझौता हो, कार्बी समझौता हो, आदिवासी समझौता हो, बोडो समझौता हो, DNLA का समझौता हो या त्रिपुरा समझौता हो और अब ENPO। नरेंद्र मोदी सरकार की एक परंपरा रही है कि जो समझौते हुए हैं उसको हम पूर्णतया इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी प्रयासरत रहते हैं। मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले में गुरुवार को एक अवैध कोयला खदान में विस्फोट होने से कम 18 मजदूरों की मौत हो गई और कई अन्य के फंसे होने की आशंका है। पुलिस के मुताबिक ये घटना थांग्सकू इलाके में हुई। फिलहाल बचाव दल तलाशी अभियान में जुटा है। ईस्ट जयंतिया हिल्स के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि घटना में घायल लोगों के इलाज के लिए नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया है। अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं ताकि विस्फोट के सही कारण का पता लगाया जा सके और अवैध खदान चलाने वालों की पहचान हो सके। राज्य के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और खदान विस्फोट की जांच के आदेश दिए हैं। As I said, whoever is responsible for this particular incident, very strict action will be taken. We will not let anybody who's involved in this let go. These are things that cannot be tolerated anymore. So therefore, we will take action against all those who are involved. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स में हुए हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि
ईस्ट जयंतिया हिल्स मेघालय में हुए इस हादसे से मन दुखी है। जो लोग अपने प्रियजनों को खो चुके हैं उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द स्वस्थ हों। प्रधानमंत्री ने यह भी लिखा कि इस हादसे में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष PMNRF से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं घायलों को 50,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आयोग ने केंद्रीय प्रेक्षकों के लिए बुधवार को ब्रीफिंग बैठकों का आयोजन किया। ये प्रेक्षक असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों के दौरान तैनात किए जाएंगे। नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट IIIDEM में 5 से 6 फरवरी को 3 चरणों में ये बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इन ब्रीफिंग बैठकों के लिए कुल 1444 अधिकारियों को बुलाया गया है। इसमें 714 सामान्य प्रेक्षक, 233 पुलिस प्रेक्षक और 497 व्यय प्रेक्षक शामिल हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी के साथ मिलकर केंद्रीय प्रेक्षकों को संबोधित किया। बैठक के दौरान आयोग ने प्रेक्षकों के साथ शंका समाधान सत्र भी आयोजित किया। वरिष्ठ अधिकारियों ने 5 चुनावी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची की तैयारी, चुनाव संचालन की प्रक्रिया, IT अनुप्रयोगों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और मीडिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी। भारत के श्रीलंका ले जाए गए भगवान बुद्ध के पवित्र देवनी मोरी अवशेषों की कोलंबो के गंगारामिया मंदिर में प्रदर्शनी का राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने उद्घाटन किया। ये इन अवशेषों का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया ने इस पवित्र अवसर को संभव बनाने के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लेकर श्रीलंका पहुंचे दल के प्रतिनिधि गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी से खास बातचीत की हमारी संवाददाता सुयश शर्मा ने। हम अभी कोलंबो में हैं और गुजरात के उप मुख्यमंत्री जी हमारे साथ में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर DD न्यूज़ पर। भगवान बुद्धा के श्री पवित्र अवशेषों को आप लेकर यहाँ श्रीलंका में आए हैं, कितना उत्साह है यहाँ के लोगों में? भगवान बुद्धा के ये अवशेषों को सर्वोच्च मान सम्मान के साथ श्रीलंका लाया गया है। जब ये अवशेष को लेके भारत का डेलीगेशन गंगारामाई मंदिर पहुंचा, श्रीलंका के राष्ट्रपति स्वयं उनकी पूरी टीम के साथ वहां पहुंचते हैं। लोगों को भगवान बुद्ध के अवशेषों के दर्शन के लिए वो अवशेष को खुला रखा जाता है। राष्ट्रपति जी ने भी अपनी टीम के साथ दर्शन करके भव्य अनुभव किया। ये केवल डिप्लोमेटिक टूर नहीं है, ये भारत और श्रीलंका के सालों पुराने स्पिरिचुअल बॉन्डिंग को एक स्टेप आगे ले जा रहा है। आपने भारतीय प्रवासियों से भी बात की। वो लोगों की बात में जो प्यार था और ख़ास तौर पे उनका विश्वास था कि जिस प्रकार से मोदी जी ने श्रीलंका के साथ रह के भारत को श्रीलंका में और मजबूत किया है, उससे भारतीय जो श्रीलंका में हैं, कारोबार से जुड़े हुए हैं, वो सभी लोगों को बहुत ही फ़ायदा हो रहा है। और ये सबका मानना है कि आने वाले दिनों में श्रीलंका में भारतीय लोगों का और दबदबा रहेगा। जिस तरीके से भारत 2047 विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है और विश्व गुरु बनकर सांस्कृतिक तौर पे पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है, इस धार्मिक जो यात्रा है आप जिस पर आए हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी द्वारा जो रोड मैप बना है, जिस प्रकार से उन्होंने एक के बाद एक देशों में देश की, भारत की संस्कृति को पहुंचाने का काम किया है और जो सफलता प्राप्त हुई है, मैं ज़रूर मान रहा हूँ कि 2047 में भारत तो विकसित होके ही रहेगा।
लेकिन हमारी संस्कृति भी दुनिया तक पहुंचेगी। तो हम बात कर रहे थे गुजरात के उप मुख्यमंत्री से, जिन्होंने बताया कि ये यात्रा सिर्फ एक डिप्लोमेटिक यात्रा नहीं है, ये भारत और श्रीलंका के संबंधों को और भी मजबूत करने वाली यात्रा है। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, कोलंबो। दक्षिण एशिया में कृषि वानिकी को नई दिशा देने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ट्रीस्केप्स 2026 का नई दिल्ली के पूसा कैंपस में आगाज हुआ। सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ये 3 दिवसीय सम्मेलन दक्षिण एशिया का ऐसा पहला विशेष सम्मेलन है जो पूरी तरह से कृषि वानिकी और वनों के बाहर पेड़ों पर केंद्रित है। सम्मेलन में नीति, निवेश, डिजिटल टूल, सुरक्षित जल वाले क्षेत्र, किसानों की अगुवाई वाले नवाचार, फाइनेंसिंग, सर्टिफिकेशन, वैल्यू चेन, कार्बन बाजार, बीज प्रणाली और किसानों की भागीदारी जैसे अहम मुद्दों पर मंथन किया जा रहा है ताकि कृषि वानिकी को बड़े पैमाने पर अपनाने का रास्ता तैयार किया जा सके। देश विदेश से नीति निर्माता, वैज्ञानिक, किसान और उद्योग जगत के प्रतिनिधि यहाँ एक मंच पर जुटे हैं। 2026 उन सब स्टेक होल्डर्स को एक मंच पे लाने का प्रयास है जिनकी आवश्यकता भारत को अपनी पूरी क्षमताओं के इस्तेमाल करने के लिए, पेड़ों की पैदावार बढ़ाने के लिए ज़रूरत है। पेड़ सिर्फ एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का मसला नहीं होता है, उसके अंदर बैंकिंग, उसके अंदर एक्सटेंशन, उसके अंदर रिसर्च, उसके अंदर मार्केटिंग, दुनिया भर की चीज़ें शामिल होती हैं जिनका जब तक एक समावेश ना किया जाए तब तक भारत अपनी वृक्ष आधारित अर्थव्यवस्था का पूरा पोटेंशियल प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ये प्रयास है कि सारी संस्थाएं एक मंच पर आएँ और जिससे कि आपसी विचार विमर्श से एक नया रोड मैप निकलने में सहायता मिले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक से नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी और जवाहर पर्वतारोहण एवं शीतकालीन खेल संस्थान पहलगाम के संयुक्त पर्वतारोहण दल को अर्जेंटीना के माउंट एकोनकागुआ अभियान के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 6,961 मीटर ऊंचा माउंट एकोनकागुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारतीय पर्वतारोही इस कठिन चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा कर देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करेंगे। मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज ने IAPL ग्रुप के साथ मिलकर गोवा में एयर कंडीशनर्स की नई रेंज लॉन्च की। इस कार्यक्रम में कंपनी के अधिकारी और उद्योग से जुड़े लोग मौजूद रहे। कंपनी ने बताया कि ये नए AC भारतीय बाजार की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, यानी कम बिजली खपत में बेहतर कूलिंग के साथ साथ लंबे समय तक चलने वाले उत्पाद हैं। मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज के निदेशक प्रदीप बख्शी ने मॉडल्स की जानकारी देते हुए कहा कि मॉडल्स में खास फीचर्स दिए गए हैं जिनमें सराउंड कूलिंग सिस्टम और DD कूलिंग सिस्टम शामिल हैं। We have introduced 16 models. There are two major series, EXK and SRK series. In both of them, we have introduced 4 models each. See, our models have got special features where there is a surround, cooling system is also there, and 3D cooling system is there. These series are called Desert Extreme series, which is very, very effective even in the temperatures beyond ambient, beyond 50 to 55 degrees. They work very well. येलो स्वीट के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट अतुल त्रिवेदी ने कहा, मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज और IAPL ग्रुप ने मिलकर 16 नए मॉडल लॉन्च किए हैं जिनमें हाइब्रिड एयर कंडीशनर और हाइपर इन्वर्टर शामिल हैं। Mitsubishi Heavy Industries and IAPL Group have jointly launched 16 new models, which includes hybrid air conditioners and hyper inverter. Hybrid air conditioners are meant for bigger area coverages. It covers 1.5 times bigger area compared to a conventional AC and still delivers the electricity saving. These hybrid ACs have a very big feature which is jet airflow. It has got 3D surround cooling. It has got anti-corrosive blue pins on cooling coil and condenser coil, which protects the machine against any kind of corrosion, and it helps for a higher durability for the product.
शुक्रवार को अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। भारत 5 बार की चैंपियन है और उसकी नज़र छठी बार ये खिताब जीतने पर है। भारत ने पिछली बार 2022 में ये खिताब जीता था। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। प्रतियोगिता के फाइनल में भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होंगी। प्रतियोगिता में भारत के प्रदर्शन की बात करें तो भारत ने अमेरिका के खिलाफ पहले ग्रुप मैच से ही बेहतरीन खेल दिखाया है। भारत के बल्लेबाज शानदार फॉर्म में हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में भारत ने 311 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत दर्ज की थी। भारत की तरफ से कप्तान आयुष महात्रे और सलामी बल्लेबाज आरोन जॉर्ज ने यादगार पारियां खेली थी। वहीं अगले महीने 15 साल के होने जा रहे वैभव सूर्यवंशी प्रतियोगिता में 3 अर्धशतक और 1 शतक लगा चुके हैं। मध्य क्रम में विहान मल्होत्रा ने भी कई अच्छी पारियां खेली हैं, जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू भी 2 अर्धशतक लगा चुके हैं। भारत का तेज गेंदबाजी आक्रमण भी अच्छा है, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाज तेज गेंदबाजों को खेलने में माहिर हैं। ऐसे में स्पिनर कनिष्क चौहान और खिलन पटेल की भूमिका अहम हो सकती है। भारतीय टीम प्रतियोगिता में अपराजित रही है, लेकिन फाइनल में उसका सामना प्रतियोगिता की एक और अविजित टीम इंग्लैंड से है। पिछली चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद इंग्लैंड के हौसले भी बुलंद हैं और भारत के लिए इंग्लैंड को हराना आसान नहीं होगा। इंग्लैंड के पास एक मजबूत तेज गेंदबाजी आक्रमण है। इंग्लैंड के मैत्री लुम्सडेन 15 विकेट लेकर टूर्नामेंट में विकेट लेने के मामले में शीर्ष पर हैं। बल्लेबाजों की बात करें तो इंग्लैंड के लिए बेन मायस ने 1 शतक और 2 अर्धशतक समेत 399 रन बनाए हैं। वहीं कप्तान थॉमस रियू भी अच्छी फॉर्म में है और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगा चुके हैं। अंडर 19 विश्व कप फाइनल में भारत का रिकॉर्ड अच्छा रहा है और टीम 10वीं बार फाइनल में पहुंची है। 2022 में वेस्टइंडीज में हुए टूर्नामेंट के फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को ही हराया था। 5 बार की चैंपियन भारत के पास छठी बार ये खिताब जीतने का मौका है। अब देखना होगा कि 2022 के बाद एक बार फिर भारतीय टीम ये खिताब जीतने में कामयाब रहती है या नहीं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। उज्बेकिस्तान में आयोजित वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग कप 2026 में भारत के श्रीमंत झा ने कांस्य पदक हासिल कर देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने PIUH 85 किलो वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। उन्होंने अपनी इस जीत को देश के शहीद जवानों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि उनकी हर जीत देश के उन वीर जवानों के लिए है जिन्होंने देश की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। श्रीमंत भारत के लिए 62 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीत चुके हैं, जो एक रिकॉर्ड है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार। भारत की सेना ने स्ट्राइक की है। जो सच है हम वही दिखाते हैं। किस तरह की चुनौतियां हमारी रेस्क्यू टीम को आ रही हैं। शूर सनसनी नहीं, भरोसा जगाते हैं। एजेंडे की दौड़, ब्रेकिंग की होड़ यहाँ नहीं होती। होती है तो बस देश की बात। गांव, गरीब, किसान, युवा के साथ नारी शक्ति की, भारत के हर कोने की आवाज, दुनिया में देश के परचम की बात, देश की धड़कन, भरोसा देश का। DD न्यूज़, भरोसा सच का।